हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो के अंदर जो मेन टारगेट ऑडियंस फोकस की गई है वो बेसिकली वो ऑडियंस है जो बिल्कुल बेसिक से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो दिसंबर 2019 और इसके बाद जितने भी अटेम्प्ट्स रिमेनिंग हैं सी ए एफ सी 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो 2020 के अंदर जब वो पेपर दे रहे होंगे तो वो इस वीडियो को देखकर जो है वो अपने कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें दो टारगेट ऑडियंसेस को जो है वो रखा गया है, फोकस किया गया है। द फर्स्ट वन कि वो नॉर्मल यूज़र्स जो इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और जिन्होंने या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सेल रिवाइज करना है फ्रॉम द वेरी बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, तो ये कोर्स आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल कवर करके देगा। प्लस जो सीए के स्टूडेंट्स हैं और वो दिसंबर 2019 और इसके बाद मार्च और इसके बाद जून और सितंबर 2020 में जो अटेम्प्ट देंगे, ये वीडियो उनके लिए खास तौर पर रेलेवेंट है। दिस वीडियो विल बी इन बायलिंगुअल इंग्लिश एंड उर्दू। मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ही आसानी से आपको कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर सकूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ विद द एग्जांपल्स। ठीक है। तो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान आई कैप ने जो है एक बुक जो है वो रिवाइज की है AFC 4 की, और उस बुक के अंदर जो एक मेजर चेंज उनकी तरफ से डिलीवर किया गया है वो ये है कि इससे पहले के अटेम्प्ट्स के अंदर जब स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते थे उस किताब को, तो उसमें एक्सेल 2010 का वर्जन था जिसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स जो थे वो एक्सेल 2010 के थे। और इस मर्तबा उन्होंने जब ये बुक रिवाइज की तो उन्होंने एक्सेल 2016 MS ऑफिस 2016 का जो वर्जन है उसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो ऐड ऑन किए हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन ये होता है स्टार्टिंग में कि जी क्या बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है? तो बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आया है। जितने टॉपिक्स आपकी प्रीवियस किताबों में थे, जब हम पुराना एक्सेल वर्जन यूज़ करते थे, वही टॉपिक्स को रखा गया है, लेकिन सिर्फ इंटरफेस या डिज़ाइन लेआउट्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट किया गया है। हाँ, ये चीज़ है कि आईकैप ने जो एमसीक्यूज़ की तादाद है वो बढ़ा दी है और वो अब चैप्टर वाइज़ आपको मिलेंगे। इससे पहले आपके पास क्वेश्चन बैंक होती थी, अलग से एक छोटी-सी किताब जिसमें 150 एमसीक्यूज़ होते थे। इस मर्तबा उन्होंने चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ को ऐड ऑन किया है और उसके सॉल्यूशंस भी बुक के एंड में मौजूद हैं। तो बहरहाल कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है। अगर आप पुरानी बुक को भी रेफ़र कर रहे हैं, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि ऑनवर्ड्स गोइंग एग्ज़ाम्स के अंदर हमें इसी न्यू बुक को फ़ॉलो करना है, तो उस बुक के अंदर एक्सेल 2016 का वर्ज़न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहा है या जो प्रोफ़ेशनल इस वीडियो को देख रहा है, उसके पास भी MS ऑफ़िस 2016 का सेटअप हो और वो इंस्टॉल्ड हो ताकि वो आसानी से प्रैक्टिस कर सके। एक ज़रूरी बात ये कि आपके पास एग्ज़ाम के अंदर आप इस इंटरफ़ेस को यूज़ करके एमसीक्यूज़ के आंसर्स डिलीवर कर सकते हो। तो आप जितनी ज़्यादा हो सके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट की प्रैक्टिस करें, और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिलीवर करूँगा ताकि आप आसानी से उन एमसीक्यूज़ के आंसर्स को फाइंड आउट करके अपना आंसर डिलीवर कर सको। ठीक है? तो अगेन मैं बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ कर दूँ कि बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है। ठीक है। जहाँ-जहाँ चेंजेज़ होंगी वो मैं वन बाय वन वीडियोज़ के अंदर डिलीवर कर दूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक सेम है। कोई ख़ास बड़ा एडिशन नहीं हुआ न्यू बुक्स के अंदर एज़ रिलेटेड टू द AFC 4 बुक। ठीक है। सिर्फ़ इंटरफ़ेस का और वर्ज़न का चेंज आया है। दैट इज़ नॉट much create a trouble for a student if he is appearing in December 2019 attempt or later on attempts। ठीक है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। और ये टारगेटेड ऑडियंस के लिए ये वीडियो मौजूद है। जैसा मैंने कहा कि वो प्रोफेशनल जो बेसिक टू इंटरमीडिएट को रिकॉल करना चाहते हैं, और सीए के AFC स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कोलीग्स हैं, वो इस वीडियो को देखकर इसको रिवाइज कर सकें और उनको आसानी हो पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, बिफोर के मैं एक्सेल को यहाँ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ, और आपके पास स्टडी टेक्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट होता है एंड यू हैव 5 चैप्टर्स। ठीक है, जिसमें फार्मूलाज फंक्शंस का एक चैप्टर है, जिसमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक चैप्टर है, इंपोर्ट डेटा कैसे होता है,
उससे रिलेटेड एक चैप्टर मौजूद है। उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी एक रिसोर्स पूल बता दूँ। वो रिसोर्स पूल ये कि अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक के यूज़र हैं, तो आप फेसबुक पर लॉगिन कीजिएगा अपने अकाउंट से और आपको एक ग्रुप जॉइन करना होगा, दैट इज़ CAAFC4 के नाम से। ठीक है, आपको ये लिंक ऊपर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इसको, इस वीडियो को पॉज़ करके। इस लिंक पे आपको जाना है और इस ग्रुप को जॉइन करना है और एज़ सून एज़ पॉसिबल आप जब ग्रुप जॉइन कर लेंगे, आपकी मेंबरशिप अप्रूव हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस नज़र आएँगे, जिसमें से एक सेक्शन जो है वो फाइल्स का है। तो जब आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स मिल जाएँगी। जितना भी मेरा मटीरियल है जो मैंने लास्ट 4.5 ईयर्स के अंदर डिलीवर किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आप यहाँ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस मटीरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। प्लस जितने भी पास्ट वीडियोज़ थी या जो भी ट्रबल शूट्स थे, स्टूडेंट्स जो भी पूछते थे, वो हमने डिस्कशंस के अंदर पुट किया हुआ है। आप इस ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा और आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो सारा मटीरियल जो हम इस वीडियो में भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर आप मुझे ऐड करना चाहते हैं तो फेसबुक ऑलरेडी अवेलेबल है, रहीम जुल्फ़िकार अली के नाम से आप मुझे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं तो लिंक्डइन पे भी आप रहीम जुल्फ़िकार अली लिखेंगे और यू विल गेट माय प्रोफाइल और वहाँ पर भी आप मुझे ऐड करके इनबॉक्स कर सकते हैं, जो भी चीज़ें अगर आपको पूछनी होंगी तो। सो आई विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फॉर योर क्यूरीज, ठीक है? और हमारे पास फेसबुक का पेज भी मौजूद है। तो जनाब हम आ जाते हैं अगेन एक्सेल की तरफ और एक्सेल को हम इस पहली वीडियो में कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और चैप्टर नंबर 6 के कुछ इनिशियल चीज़ें यहाँ डिस्कस हो जाएंगी और जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस पब्लिश होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आपको उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है? आपकी एक एक इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है वो इनफ है तमाम किस्म के नोट्स के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसके हमें नोट्स चाहिए या शॉर्टकट कीज़ चाहिए। वो तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर कुछ टेक्निक्स बताऊँगा जिससे आपको शॉर्टकट कीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें कॉन्सेप्चुअली ज़रूर पढ़नी है, उसको समझना है और जो नोट्स हैं बेसिकली आपकी स्टडी टेक्स्ट इज़ इनफ टू रीड दैट मटीरियल, ठीक है? नोट्स के हवाले से। तो नोट्स की स्पेसिफिकली कोई सेपरेट ज़रूरत नहीं है, स्टडी टेक्स्ट मौजूद है, उसी से हम पढ़ेंगे और मैं आपको इस वीडियो में विद द एग्जांपल्स जो है वो टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो इंटरफेस नज़र आ रहा है दैट इज़ एक्सेल 2016, जो लेटेस्ट आईकैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी यही इंटरफेस मौजूद है, इसी के स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, ठीक है? तो जब आप इसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके पास ये एक ब्लैंक स्प्रेडशीट होती है और हम एक-एक करके इस यूज़र इंटरफेस के पार्ट्स को ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर ऑन टॉप जो सेंटर में आपको बुक 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? ये बेसिकली जब आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम इस वर्कबुक का नज़र आता है। अब यहाँ पे बुक 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले मैं 2 बुक्स को ओपन कर चुका था, इसीलिए यहाँ पर बुक 3 लिखा हुआ है। लेकिन जब आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे, जब आपने सिस्टम ओपन किया और जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो बुक 1 लिखा हुआ आएगा, ठीक है? और फिर आगे एक्सेल इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि एक्सेल इज़ द एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक? अगर आप इस इंटरफेस के लेफ्ट साइड पर चले जाएँ, टॉप लेफ्ट साइड पे, तो आपको छोटे आइकन्स नज़र आते हैं। इन आइकन्स का जो एरिया है बेसिकली इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, QAT, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ। QAT का मतलब क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है जी। ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है जहाँ पर आपके पास सेव का बटन मौजूद है, अंडू रीडू का बटन मौजूद है। प्लस जब आपके पास ये आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये बता रहा है आपको कि आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मज़ीद ऑप्शंस को ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है? प्लस आप अगर आप मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी एक्सेल के अंदर कमांड्स होती हैं जिसको आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 3D कलर को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली उसको सेलेक्ट करता हूँ, ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ, तो आपके पास वो ऑप्शन ऐड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटा सा आइकन 3D कलर का मेरे पास ऐड हो गया। तो इसी तरह से आप क्विक एक्सेस टूल बार को जो के अंदर जो है वो
फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो क्विक एक्सेस टूल बार को आप बिलो द रिबन भी शो कर सकते हैं। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको शो बिलो द रिबन, तो आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो इंटरफेस मुझे नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड द रिबन स्टाइल। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम थोड़ा सा मज़ीद इन इन रिबन्स के नाम्स को ज़रा डिस्कस करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप होम टैब पर मौजूद होते हैं, हम टैब्स भी कहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये लेआउट, ये जो यूज़र इंटरफेस है, दैट इज़ कॉल्ड रिबन। इस रिबन के डिफरेंट टैब्स हैं, जिसमें आपके पास होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं और ये सब तमाम टैब्स जो है वो आपके डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास एक फाइल टैब मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक इंटरफेस, एक स्क्रीन चेंज होती हुई आपको नज़र आती है और इस स्क्रीन को हम कहते हैं बैक स्टेज व्यू। ठीक है, और बैक स्टेज व्यू का मतलब क्या होता है? बैक स्टेज व्यू के अंदर हम तमाम फंडामेंटल काम करते हैं उस एप्लीकेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और मैं देखूँगा कि मेरे पास कौन-कौन से टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अच्छा, आप हमारे पास एक ऑफिस 2016 के अंदर, एक्सेल 2016 के अंदर या तो हम ब्लैंक वर्कबुक से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अगर हमें कोई टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? कोई एक एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हमारे पास प्री बिल्ट इन सेट मौजूद हो, जिसमें हमें शुरू से पूरा काम ना करना पड़े। जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज़ अगर मुझे बजट से रिलेटेड कोई शीट बनानी है, तो मुझे बजट का फॉर्मेट शुरू से क्रिएट नहीं करना, बल्कि एक प्री बिल्ट इन टेम्पलेट मेरे पास मौजूद है, उसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है? तो आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए, आपने उस टॉपिक का नाम लिखा, सबसे अच्छी बात ये कि ये ऑनलाइन सर्च करता है और ऑनलाइन सर्च करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जो भी बजट से रिलेटेड टेम्पलेट्स है वो आपको शो कर रहा है। और जो बजट टेम्पलेट आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको सूटेबल लगता है, आप उसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो बैक स्टेज व्यू में हमने देखा न्यू, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज़ देखी। या तो आप ब्लैंक स्प्रेडशीट से स्टार्ट करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक से, या फिर आप प्री बिल्ट इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ ऐसी वर्कबुक्स होती हैं जो आपने पहले बना के रखी होती हैं, लेकिन आपको उसको ओपन करना होता है फॉर द रीयूज़। जैसे आपको यहाँ बुक्स नज़र आ रही हैं, अगर मुझे इसको फिर से ओपन करना है तो मैं ओपन के सेक्शन की तरफ जाता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं उस एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड या वर्कबुक की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, जो आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना, वर्कबुक के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करना, डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करना या उसको रीड ओनली में क्रिएट करना, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ इस सेक्शन के अंदर नज़र आएंगी, दैट इज़ इन्फो। ठीक है? फिर आप वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं, सेव एज़ करना चाहते हैं। जब आप वर्कबुक को सेव एज़ करते हैं तो बेसिकली आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर उस वर्कबुक के अंदर जो भी आपने काम किया है, अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है और फिर किस तरह से प्रिंट करवाना है, किस स्केल पे प्रिंट करवाना है, किस किस तरह के पेज पे आपको प्रिंट करवाना है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इन तमाम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वर्कबुक को किसी के साथ शेयर करना है, अब या तो आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इसको सेव कर सकते हैं या फिर आप किसी को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है? और ईमेल भी आप चाहते हैं कि एज़ अ स्प्रेडशीट ना हो, एज़ अ पीडीएफ फाइल ईमेल हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, या एज़ एन एक्सपीएस हो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस इस अपडेटेड वर्जन के अंदर अवेलेबल है। फिर एक्सपोर्ट है, अगर आप चाहें तो इसमें से डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म पे इसको पब्लिश करना है, जैसे अब हमारे पास एक नया टूल आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल से रिलेटेड डेटा मेरा डायरेक्टली पावर बीआई में पब्लिश हो जाए, तो आप इस बैक स्टेज व्यू के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर डेफिनेटली क्लोज का ऑप्शन है, जो इस फाइल को, इस वर्कबुक को बंद करने के लिए काम आता है। फिर आप देख सकते हैं कि अकाउंट किसके नाम पर है, कौन सा प्रोडक्ट है ये। ठीक है? फिर फीडबैक अगर आपको देना हो, कोई सजेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट को प्रोवाइड करनी हो, वो आप दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एडवांस का एक ऑप्शन है, जहाँ पर आप तमाम ऑप्शंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो इस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है? इवन आप ये जो रिबन्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, आप अपना खुद का एक कस्टमाइज़ रिबन भी जो है इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके पास अ इसकी भी परमिशन है। जैसे आप यहाँ देखें, कस्टमाइज़ रिबन में मैं मौजूद हूँ। न्यू टैब पे जब मैं क्लिक करूँगा और न्यू ग्रुप, इसके अंदर मैं जब ग्रुप्स बनाऊँगा तो मेरा अपने नाम का एक टैब मुझे मिल जाएगा। मैं क्रिएट कर सकता हूँ जिस तरह से होम, इंसर्ट और पेज लेआउट है।
ठीक है। सो बहुत हद तक कस्टमाइजेशन इस नए वर्जन के अंदर मौजूद है। इसी तरह से क्विक एक्सेस टूल बार को मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसमें भी आप ऑप्शंस को ऐड और लेस कर सकते हैं। ठीक है। ट्रस्ट सेंटर यूज़ होता है। ट्रस्ट सेंटर जैसे बहुत सारी वर्कबुक्स के अंदर कुछ मैक्रोज होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी इस एप्लीकेशन को सिक्योर करके रखें, तो हम उन ऑप्शंस को क्लोज करके रखते हैं ताकि हमारा डेटा हैक ना हो जाए या कोई बैकडोर क्रिएट ना हो, हमारा डेटा लीक ना हो। ठीक है। तो ट्रस्ट सेंटर उस वक्त हमारे लिए काम आते हैं। ओके जी, तो ये था फाइल जिसमें हमने बैक स्टेज व्यू को थोड़ा सा डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और ज़्यादा डिटेल में इन ऑप्शंस को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। तो जनाब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के कॉम्बिनेशन से इस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपको ये रिबन नज़र आ रहे हैं और जिसमें डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, उन तमाम डिफरेंट टैब्स के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है। देखें, ओवरऑल तो हम इसे कहते हैं ये एक एक्सेल की एप्लीकेशन है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ एन एप्लीकेशन, और जब आप इस एप्लीकेशन पर काम करते हैं और आप जब इसको सेव करते हैं तो ये कहलाती है एक वर्कबुक। ठीक है। आप इस पे काम करते हैं और इस इंटरफेस को, यानी इस फाइल को जब आप सेव करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये एक वर्कबुक है। जो एक्सेल की वर्कबुक होती है उसका एक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। अब एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि भई हम किसी सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करते हैं तो उसकी कुछ वर्कबुक्स क्रिएट होती हैं और उनके कुछ उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि जी वो डेटा किस एप्लीकेशन में बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, वो कौन सी एप्लीकेशन है, तो उसके लिए हम हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे एक्सेल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सेल एसएक्स। सो एक्सेल की एप्लीकेशन में जब आप काम करते हैं तो आप जो है वो इस वर्कबुक को सेव करने के बाद एक्सटेंशन जो क्रिएट होता है वो डॉट एक्सेल एस एक्स का होता है। ठीक है। इस वर्कबुक के अंदर हमारे पास बहुत सारी होती हैं वर्कशीट्स। हमें मिनिमम एक वर्कशीट रिक्वायर्ड होती है ताकि हम इस स्प्रेडशीट पे काम कर सकें, मिनिमम वन। एंड मैक्सिमम इट्स डिपेंड ऑन दी मेमोरी, बेसिकली रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक वक्त में मैक्सिमम कितनी वर्कशीट्स को एक वर्कबुक में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्कशीट्स को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है शिफ्ट F11। आप प्रेस करते जाएंगे, आपके पास मल्टीपल वर्कशीट्स क्रिएट होती जाएंगी, जिस तरह से आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो जो हायरार्की है बेसिकली ओवरऑल तो हम इसे एक एप्लीकेशन कहते हैं, और इस एप्लीकेशन में जब हम काम करते हैं तो उसे हम वर्कबुक कहते हैं। उन वर्कबुक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, और उन वर्कशीट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी रेंजेस होती हैं। ठीक है। अब रेंजेस को दूसरे अल्फाजों में हम एरेज कहते हैं। ठीक है। और ये जो एरेज होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं कॉमनली। एक होती है एडजेसेंट और दूसरी होती है नॉन एडजेसेंट। ठीक है। तो एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का फ़र्क क्या हो सकता है, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डेटा मौजूद है कुछ इस तरह से आपकी स्प्रेडशीट में, और आप देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर आपके पास विद इन दिस डेटाबेस यू नॉट हैव एनी ब्लैंक कॉलम। आपके पास बीच में कोई ब्लैंक कॉलम नहीं है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है ना। अगर मैं ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर लूँगा कहीं पे भी मिडल में, या कोई ब्लैंक रॉज इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है, तो ये डेटा एडजेसेंट डेटा नहीं कहलाएगा। ठीक है। एडजेसेंट डेटा की शर्त ये होती है कि उसमें कोई ब्लैंक, बीच में कोई ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम ना हो, सारा डेटा एक साथ हो। ठीक है। ब्लैंक सेल्स ज़रूर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल ब्लैंक है इस डेटा के अंदर, सो दैट्स एक्सेप्टेबल, बट ये डेटा बेसिकली टुगेदर होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तो हम इसे कहते हैं एडजेसेंट डेटा। और अगर इसी डेटाबेस में कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स इंसर्ट कर लिए जाएँ और कुछ रॉज इंसर्ट कर ली जाएँ, तो अब जो रेंजेस हैं, जो डेटा है वो स्प्लिट हो गया है। तो इस तरह का डेटा जो है वो नॉन एडजेसेंट डेटा कहलाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं और जब आप फर्स्ट टाइम इस इंटरफेस को यूज़ करते हैं तो आपके पास एक ब्लैंक स्प्रेडशीट होती है। ठीक है। और वो जो स्प्रेडशीट है वो बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, और वो जो कॉम्बिनेशन है वो है कॉलम्स का और रॉज का। ठीक है। तो कॉलम्स जो हैं वो हमें इस स्प्रेडशीट में
नज़र आते हैं एज एन अल्फ़ाबेटिकल, जो ए से स्टार्ट होते हैं, और अगर हम लास्ट कॉलम की तरफ जाएँ वो है XFD। तो हमारे पास ए से लेकर XFD तक के कुछ कॉलम्स मौजूद हैं। और अगर हम रॉज की बात करें तो रॉज हमें नंबर्स में नज़र आती हैं, रॉ नंबर 1 यानी नंबरिंग से स्टार्ट होती हैं और वो 1048576 पे एंड होती हैं, 1048576। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 16,384 है, और 1 मिलियन रॉज है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 मिलियन। ठीक है, लेकिन हम एक शीट की बात कर रहे हैं। पर शीट हमारे पास इतने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज मौजूद है, और अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ठीक है, तो जो नया नंबर आपके पास आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ सेल्स इन वन वर्कशीट। तो ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, दिस इज नंबर ऑफ सेल्स इन वन वर्कशीट। ठीक है, तो आई कैप अगर आपसे सवाल करता है तो आप इस तरह से इस एप्लीकेशन को ओपन करके आंसर दे सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं, या कुछ प्रोफेशनल्स को बड़ा मसला होता है कि इनकी शॉर्टकट कीज़ को कैसे याद रखा जाए, क्या लिस्ट से आपको उसको मेमोराइज करना पड़ेगा? द आंसर इज़ नो। आप शॉर्टकट कीज़ को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको एक एमसीक्यू दिया जाता है जिसमें शॉर्टकट की का सवाल मौजूद है और उसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली एक शॉर्टकट की ऐसी होगी जो सही होगी। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं भी है और अगर आप वन बाय वन उस शॉर्टकट की को अप्लाई करते हैं, तो जिस शॉर्टकट की से आपको सही रिस्पॉन्स मिल जाता है, डेफिनेटली वो आपका एक आंसर होगा। एग्जाम्पल ये है कि आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, यानी मैं कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करूं जिससे मुझे आज की तारीख मिल जाए। तो आपके पास ABCD में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन आपके पास होगा कंट्रोल सेमीकोलन। तो कंट्रोल और कंट्रोल की प्रेस करने के साथ आप सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो आपको आज की डेट मिल जाएगी एक सेल के अंदर। तो इसका मतलब ये कि शॉर्टकट कीज़ को मेमोराइज करना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा लॉजिकल रीज़न नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, या टेंशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप शॉर्टकट कीज़ को अप्लाई करेंगे, आपको वो बिहेवियर, वो रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आपको सही आंसर खुद पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ऊपर देखें आपके पास डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं और उन टैब्स में आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, तो उन हर फीचर की एक शॉर्टकट की ऑलरेडी मौजूद है जो मुझे मेमोराइज नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इन रिबन इंटरफेस के ऊपर किसी ऑप्शन तक नेविगेट करना है और आपको माउस यूज़ नहीं करना, आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है, तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वही ट्रिक आपको एग्जाम्स में भी काम आ सकती है। आपने सबसे पहले प्रेस किया ऑल्ट की, ठीक है, जब आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो आप देखिए ऊपर आपके पास इन टैब्स पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए आ जाते हैं, और हर टैब को माइक्रोसॉफ्ट ने एक अल्फ़ाबेट जो है वो डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे जाना है डेटा के टैब में, तो मैंने ऑल्ट की तो प्रेस कर दी। अब मुझे जाना है डेटा के टैब में, तो डेटा के टैब के सामने लिखा हुआ है ए। इसका मतलब जब मैं ए प्रेस करूंगा तो मैं डेटा के टैब में आ जाऊंगा। जब डेटा का टैब इनेबल हो जाएगा और उस डेटा के टैब के अंदर मुझे लेट्स सपोज टेक्स्ट टू कॉलम्स के ऑप्शन तक जाना है, जिसका अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ई, तो अब मैं प्रेस करूंगा ई। ठीक है, तो इसका मतलब जो शॉर्टकट की बनी वो ऑल्ट ए ई बनी, क्योंकि मैंने 3 कीज़ को प्रेस करने से मैं मौजूद था होम टैब पे, मुझे डेटा के टैब में टेक्स्ट टू कॉलम्स तक जाने के लिए ऑल्ट की ने मुझे हेल्प आउट किया और मुझे बताया कि ऑल्ट ए ई से आप इस ऑप्शन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लेट्स सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं और आपको मर्ज एंड सेंटर करना है, तो होम टैब के सामने एच का अल्फ़ाबेट मौजूद है, आपने एच को प्रेस किया। इसके बाद मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन पे एम मौजूद है, आपने एम प्रेस किया। तो इस तरह से ये शॉर्टकट कीज़ के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, आपको सारी कीज़ ऊपर नज़र आएंगी, उसी के कॉम्बिनेशन से आपको शॉर्टकट कीज़ के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि डेटा जब एक साथ हो या डेटा अलग अलग जगह पे हो तो किस तरह से उसको एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट कहा जाता है। लेकिन एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ डेटा के हवाले से ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉलम सी से लेकर कॉलम एच तक सिलेक्शन करता हूँ, तो ये जो सिलेक्शन कहलाएगा वो एडजेसेंट सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स कहलाएगा।
क्योंकि मैंने एक सीरीज को सेलेक्ट किया है और उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, यानी कॉलम CDEFGH। लेकिन अगर कोई कहता है कि कॉलम D और कॉलम H को सेलेक्ट करना है, सिर्फ इन 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, कॉलम D पहले सेलेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल की प्रेस करके कॉलम H पे क्लिक करते हैं। तो ये जो सिलेक्शन होगा ये कहलाएगा नॉन एडजेसेंट सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स। इसी तरह से रॉस का सिलेक्शन है, अगर मैं एक सीक्वेंस में सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ये एडजेसेंट सिलेक्शन ऑफ रॉस कहलाएगा। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक रॉस को सिलेक्ट करना होगा तो मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और नॉन एडजेसेंट रॉस को सेलेक्ट करूंगा। इसी तरह से अगर मेरे पास बॉटम पे बहुत सारी शीट्स मौजूद है और मुझे स्पेसिफिकली कुछ अपने मुताबिक कुछ शीट सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल शीट 7, शीट 5, शीट 3, तो मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही शीट सेलेक्ट हुई हुई हैं। अगर मुझे तमाम शीट्स को सेलेक्ट करना है तो फिर आप क्या करते हैं, आप पहली शीट पर आते हैं, वहां पर आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं और फिर सबसे लास्ट शीट पर क्लिक कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे एडजेसेंट सिलेक्शन ऑफ शीट्स हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट थोड़ा और मजीद आगे बढ़ते हैं, इसमें इस एप्लीकेशन को देखते हैं। देखें इन सेल्स की जो डेफिनेशन है, सेल्स बेसिकली बनते किस तरह से एक्सेल के अंदर, द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रॉस क्रिएट सेल्स, ठीक है। और उनकी तादाद अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखी कि एक शीट के अंदर हमारे पास तकरीबन इतने 17 बिलियन सेल्स ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब हम उसमें उसमें हम डेटा ही इनपुट करते हैं और वो डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर हो सकता है। एग्जाम्पल के किसी सेल में हम एक डेटा जो इंसर्ट कर रहे हैं वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, लेट सपोज मैंने अपना नाम लिखा जो कि अल्फ़ाबेट्स में है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैंने जो डेटा इनपुट किया वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में किया। इसी तरह से मैं चाहूँ तो ब्लैंक सेल के अंदर मैं नंबर्स के सूरत में भी अपना डेटा फीड करवा सकता हूँ, इनपुट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा न्यूमेरिक के फॉर्म में भी हम करवा सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब कि बेसिकली एक टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है वो, जो आपके कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक्स को मिला देती है और उसकी प्रॉपर्टी एज अ टेक्स्ट ही होती है। सो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा मैं एक डेट इंसर्ट कर सकता हूँ। क्विकली डेट इंसर्ट करवाने के लिए आपके पास एक फंक्शन मौजूद है, इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इससे आपको आज की एक डेट मिल जाएगी। तो डेट भी बेसिकली बैकएंड पे एक नंबर ही होती है, ठीक है। एक चीज आपने यहाँ नोट की होगी कि जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा जो है वो राइट साइड पर होते हैं, जो सेल के राइट साइड पे होंगे। नंबर्स जो आपको नजर आएंगे वो हमेशा सेल के राइट साइड पे नजर आएंगे और जो टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक होते हैं वो आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे नजर आते हैं सेल के। इसी तरह से हमारे पास दो वैल्यूज हैं जिसमें से एक है ट्रू दूसरी है फॉल्स। इन वैल्यूज को हम कहते हैं बूलियन वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो बूलियन वैल्यूज हैं ये बेसिकली सेल के सेंटर में होती हैं और ट्रू की जो वैल्यू है वो 1 है और फॉल्स की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सेल के सेल्स में समटाइम जब हम एक फार्मूला कोई लॉजिक या कोई फंक्शन को अप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट रिटर्न नहीं मिलता बल्कि हमें कोई एरर रिसीव होता है क्योंकि वो हमने कोई मिस्टेक की हुई होती है उसके अंदर। तो जिसमें से एक बहुत ही कॉमन सा एक एरर है विच इज n/a नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। या आप किसी वैल्यू को फॉर एग्जांपल मैं 5 को डिवाइड करवा दूं 0 से तो हमारे पास एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो ये जो तमाम एरर्स होते हैं ये भी हमें सेल के सेंटर में नजर आते हैं। एंड देयर आर 7 काइंड्स ऑफ नॉर्मल एरर्स यू विल फाइंड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डिपेंड करता है कि आपने मिस्टेक क्या की है और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के एरर्स होते हैं जब आप किसी फंक्शन को किसी फार्मूला के लॉजिक को गलत लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात की बड़ी बेसिक सी और जो आपके चैप्टर नंबर 4 सीए के स्टूडेंट से रिलेटेड है और जो इस वीडियो को एक्सेल को रिफ्रेश एज अ रिफ्रेशर कोर्स देखना चाहते हैं मैं उनसे ज़रा मुखातिब हूँ, ठीक है। तो हमने बेसिक से बात की इसके इंटरफेस को, अब तक हम समझ रहे हैं कि ये किस तरह से एप्लीकेशन काम करती है, इसमें किस तरह का नेचर ऑफ डेटा मौजूद होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा और मजीद आगे बढ़ते हैं। देखें जब आप एक्सेल में सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उन सेल्स को कॉल किया जाता है किसी कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, या एग्रीगेशंस के अंदर। तो जब हम कॉल करते हैं यानी लेट्स सपोज अगर मैं आपको बुलाऊं तो मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा,
ठीक है, यानी जब मैं आपका नाम पुकारूंगा तो आप मेरी तरफ अटेंटिव हो जाएंगे। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम लॉजिक्स क्रिएट करते हैं तो हम सेल को कॉल करते हैं, और हम सेल को कॉल करते हैं उसके सेल के एड्रेस के मुताबिक। तो पहले तो हम उस सेल को बुलाने के लिए यानी उसको कॉल करने के लिए किसी लॉजिक के अंदर उसके एड्रेस को कॉल करते हैं, और फिर उसकी एड्रेस की टाइप को डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सेल रेफरेंसेस टाइप्स होती हैं। तो वो कौन कौन से सेल रेफरेंसेस टाइप्स हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे कॉमन टाइप्स जो आपके स्टडी टेक्स्ट में भी मौजूद है, फर्स्ट वन इज रिलेटिव, इसके बाद है एब्सोल्यूट, फिर है मिक्स्ड, इसके बाद स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। ठीक है, शुरू की दो टाइप्स तो आपकी स्टडी टेक्स्ट में डेफिनेटली मौजूद हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा भी एक्सेल में कुछ टाइप्स होती हैं सेल रेफरेंसेस की, जो डेली बेसिस पे हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट लिख रहा हूँ। सो मिक्स्ड है, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस है, एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस है हमारे पास। ठीक है जनाब, तो ये कुछ रेफरेंसेस टाइप्स हमारे पास मौजूद है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और टाइप होती है दैट इज कॉल्ड 3D रेफरेंस। ठीक है, तो अगर इसकी एग्जांपल्स के ऊपर बात की जाए तो एग्जांपल में हम A1 को बेस बनाते हैं। रिलेटिव में अगर हम किस A1 के सेल के अंदर कोई वैल्यू है, अब सेल A1 के अंदर या तो टेक्स्ट हो सकता है, या कोई नंबर हो सकता है, या कोई एरर हो सकता है, या वो ब्लैंक सेल हो सकता है, या उस सेल के अंदर जीरो वैल्यू हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। लेकिन अभी बताने का मकसद ये है कि किसी सेल को जब हम कॉल करते हैं तो हम पहले उसका एड्रेस पिक करते हैं और फिर उसकी टाइप भी डिफाइन करते हैं कि वो बिहेव कैसे करेगा उस लॉजिक के अंदर। तो रिलेटिव में आपके पास है A1, अगर A1 को बेस बनाया। एब्सोल्यूट में A1 कैसे लिखा जाएगा? एब्सोल्यूट में A1 जो है वो बेसिकली डॉलर की साइन के साथ लिखा जाता है। अब आपको हमने शुरू में ये बताया था कि जो सेल का एड्रेस है वो दो चीज़ों से मिला के बनता है, कॉलम के अल्फ़ाबेट से और रॉ के नंबर से। तो यहाँ अगर आप देखें तो रॉ नंबर से पहले भी डॉलर का साइन लगा हुआ है और कॉलम के अल्फ़ाबेट से भी पहले डॉलर का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब डॉलर का साइन यहाँ पर काम करता है फिक्स करने का किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को फ्रीज करने का, या कुछ लोग कहते हैं लॉक करने का। ठीक है, लेकिन जो सही टर्म है वो है एब्सोल्यूट, कि आपने इस सेल को फिक्स कर दिया है, एब्सोल्यूट बना दिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है प्रैक्टिकली मैं अभी लेटर ऑन इस वीडियो के अंदर आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। फिर हमारे पास मिक्स रेफरेंसिंग होती है। मिक्स रेफरेंसिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। ठीक है, और अगर हम A1 को लिखें मिक्स रेफरेंसिंग के अंदर तो यहाँ तो हम $1 लिख सकते हैं या फिर $A1। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस क्या होते हैं? जब आप एक एरे को, लेट्स सपोज अगर मैं इस रेंज को एक नाम दे दूं, ठीक है, इस रेंज को मैं अगर नेम बॉक्स पे जाके एक नाम दे दूं तो वो कहलाएंगे स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। ठीक है, उसमें हमारे पास एक नॉर्मल डेटा टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और उन उस टेबल के अंदर जो कॉलम्स होती है उसके नाम हमें पता चल जाते हैं। तो सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पर कि जी इसका मतलब ये है कि सेल्स के नाम से एक टेबल है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, उस टेबल के अंदर एक कॉलम है कस्टमर्स का। ठीक है, तो हम उसको कॉल कर रहे हैं। एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल समटाइम्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको लिंक करने होते हैं और आपकी इस करंट वर्कबुक के अंदर वो मौजूद नहीं है, वो किसी और वर्कबुक में मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक न्यू वर्कबुक मैंने ओपन करके रखी है और मैं इस वर्कबुक में से नंबर कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू साइन लिखूंगा। जो वर्कबुक न्यू वर्कबुक मैंने खोली है, जिस नंबर को मुझे कॉल करना है मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस की जो फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले वर्कबुक का नाम होता है, फिर शीट का नाम होता है और फिर वो एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस, कि किसी और वर्कबुक से हमने एक सेल को अपनी करंट वर्कबुक में कॉल किया। 3D रेफरेंसेस क्या होते हैं? वो रेफरेंसेस जो हम इस पर्टिकुलर शीट में नहीं होते हमारे पास, लेकिन इसी वर्कबुक की दूसरी किसी शीट में वो नंबर मौजूद होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल
और काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन का जब हम काम करते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट टेबल्स की रेंजेस सेम होती हैं, तो हम वहाँ पर 3D रेफरेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि एक ओवरव्यू देना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक 3D रेफरेंस को यूज़ कर रहा हूँ, यानी इसी वर्कबुक की किसी और शीट के अंदर वो नंबर मौजूद है, उसको मैंने कॉल किया है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि पहले शीट का नाम होता है और फिर इसके बाद उसका रिलेटिव रेफरेंस होता है। ठीक है, तो ये कुछ सेल रेफरेंसेस की टाइप्स थी। अब हम बात करते हैं अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी प्रोफेशनल्स इसको देख रहे हैं, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस होते क्या हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो जनाब मेरे पास इस वक्त एक वर्कबुक मौजूद है जिसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट की बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैंने आपके सामने ओपन करके रखी है, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। देखें फार्मूलाज और फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, काफ़ी मरतबा हम इस टर्म्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ फार्मूला एंड व्हाट इज़ फंक्शन। ठीक है ना, तो फार्मूला वो होता है जो यूज़र मेड होता है, जो यूज़र खुद क्रिएट करता है, वो बेसिकली फार्मूला होता है। फंक्शन के अंदर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो बिल्ट इन होता है। सही है, एग्जाम्पल अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें या फंक्शन इस्तेमाल करें, तो आप इक्वल टू की साइन से उसको स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज G2 प्लस G3 आपको एक टोटल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमने अपनी चॉइस के मुताबिक दो सेल्स को आपस में ऐड करवाया। लेकिन अगर इन्हीं दो नंबर्स को मैं कुछ इस तरह से लिखूं, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, इस मरतबा मैं प्लस का साइन इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मैं एक वेरिएबल समझ लें, एक फंक्शन समझ लें, एक स्पेलिंग है जो सम है, ठीक है, उसको यूज कर रहा हूँ, और मैंने दो सेल्स की रेंजेस को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर ये कहलाएगा फॉर्मूला, क्योंकि मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक दो सेल्स को पिक करके एक आउटपुट जनरेट किया है। लेकिन यहाँ पर इस सम फंक्शन के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन हुआ हुआ है कि जी जब भी आपको नंबर्स मिलेंगे आपको उसको ऐड ऑन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ए और बी कर दूं, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सम फंक्शन के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नंबर को ऐड करने का रखा गया है, ना कि अल्फाबेट्स को। ठीक है, तो फंक्शंस में हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फॉर्मूला यूजर मेड होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम एक सेल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस को ऐड ऑन कर लेते हैं तो उसको हम फॉर्मूला कहते हैं, फिर हम उसे फंक्शन नहीं कहते। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस आपके पास मौजूद हैं वो यहाँ इस फार्मूलाज के टैब में मौजूद हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम के फंक्शंस, टेक्स्ट के फंक्शंस, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस, और इसमें से हर कैटेगरी में से आपकी आई कैप की किताब में कुछ फंक्शंस डेफिनेटली मौजूद हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम्स मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। तो फार्मूला और फंक्शन का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया। अब फंक्शन के अंदर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत कॉमन फंक्शन है, विच इज कॉल्ड इफ फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, तो आप देखें आपको एक टूल टिप यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे ही मैंने इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन किया, तो आपको नीचे एक टूल टिप नजर आ रही है जिसमें लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये जो तीन टर्म्स लिखी हुई हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स, बेसिकली ये कहलाते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं इस टूल टिप की बात करूं तो इसे हम कहते हैं फंक्शन सिंटैक्स। तो बेसिकली हर फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है, यानी एक स्टैंडर्ड होता है कि उसको किस तरह से लिखा जाएगा, वो किस तरह से अपने पैरामीटर्स को या आर्ग्यूमेंट्स को फिल करके एक आउटपुट जनरेट करके देगा, तो उसका एक पैटर्न है। तो वो फंक्शन सिंटैक्स के अंदर हमारे पास होते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं कंपलसरी और कुछ होते हैं ऑप्शनल। ठीक है, और ऑप्शनल फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की हमारे पास होती हैं डिफॉल्ट वैल्यूज, जिसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम लेटर ऑन वीडियोस के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो कंपलसरी और ऑप्शनल होते हैं उसका डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखिए, नोट करें, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज हुआ हुआ है।
लेकिन लॉजिकल टेस्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगे हुए। तो ऐसे तमाम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स जिनके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है वो ऑप्शनल फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और जिनके साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ वो कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसका मतलब यूजर उसको लाजमी तौर पे फिल करेगा। और जब हम फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं तो हम कुछ एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू जब हम एक्सेल में लिखते हैं ना तो वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, यानी जब आप लेस देन और ग्रेटर देन की साइन एक साथ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो आ जाते हैं अब हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस की एग्जांपल की तरफ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर यही एग्जांपल आगे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को डिस्कस करेंगे जिसमें मिक्स रेफरेंसिंग होगी, और मजीद टॉपिक्स होंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के। तो वीडियो 1 जो है वो आपको एक आइडिया देना था कि हम किस पैटर्न की तरफ चल रहे हैं, और आई होप ये पहली वीडियो जो है वो आपको ईजी लगी होगी, अंडरस्टैंडेबल लगी होगी। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आया है आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर, सिर्फ वर्जन चेंज हुआ है। उसकी वजह से होता यह है कि इंटरफेस, स्क्रीन के लेआउट्स चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, और सिर्फ एमसीक्यूज की तादाद को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ठीक है। जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको स्टडी टेक्स्ट में ही मिलेंगे। हर टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वही आपके नोट्स हैं। और अभी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्चुअली उसको आपको पढ़ना है, और मैं वीडियोस में आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। उन एग्जांपल्स को समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर्ली इन वीडियोस को वॉच किया और प्रैक्टिस की तो, ठीक है। जहाँ अगर स्टडी टेक्स्ट में चेंज होगा, जो न्यू स्टडी टेक्स्ट है वो मैं खुद अपनी वीडियोस के अंदर उसको कोट करूँगा। जो टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ फॉर्मेटिंग का डिफरेंस होगा, तो डेफिनेटली दैट विल रिमेन द सेम, इट्स अ लॉजिकल पॉइंट, ठीक है। इसमें आई होप किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो पहले रिलेटिव और एब्सोल्यूट को रेफरेंसेस को डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद आपको डिटेल्स मिलेंगे। रिलेटिव और एब्सोल्यूट, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं और उसमें हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है उन वैल्यूज का। तो मैंने एक लॉजिक लगाया कि जी इक्वल्स टू B6 मल्टीप्लाई बाय B6, यानी सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्क्वायर कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब इसी आउटपुट को आपको इसी फॉर्मूला को आपको नीचे ड्रैग करना है। तो ये जो आपको फिल हैंडल नजर आ रहा है, अच्छा फिल हैंडल होता क्या है? देखिए जिस सेल पर आप एक्टिव होते हैं ना, उस एक्टिव सेल के राइट बॉटम पे आपको एक छोटा डॉट नजर आएगा। अब मैंने इस विंडो को जूम किया है, अगर आप देखें तो ये जो मेरा एक्टिव सेल है जो आपको ग्रीन कलर की बॉर्डर से नजर आ रहा है, इसके राइट बॉटम पे एक छोटा सा डॉट है। इस डॉट को हम कहते हैं फिल हैंडल। अच्छा हम इसे फिल हैंडल क्यों कहते हैं? कि इसके अंदर कुछ डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है जो एप्लीकेशन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मंथ की लिस्ट चाहिए तो मैंने जैन लिखा और उसको ड्रैग कर दिया इस फिल हैंडल को इस्तेमाल करते हुए, इसीलिए इसको फिल हैंडल कहा जाता है, ठीक है। तो बहरहाल पहली चॉइस मेरे पास ये है कि मैं इस फिल हैंडल पे डबल क्लिक करूं, ठीक है, कि मेरे पास जो है वो